हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों देखिए, 69th बीपीएससी का हमने सेट नंबर 1 खान ग्लोबल स्टडीज़ का करवा दिया था। आज आपके सामने मैं सेट नंबर 2 लेके हाजिर हूं। अच्छा, अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है कोई बात नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सेट 1 का, आप लोग वो देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेट 1 है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। अच्छा, आज सेट 2 जो हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए सेक्शनल टेस्ट है और ये पॉलिटी का टेस्ट होगा। ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट जितना हो सके हम लोग करवाएंगे, अदरवाइज़ फुल लेंथ टेस्ट जो है इनका जैसे जैसा अवेलेबल होगा आप लोगों तक मैं लेके हाजिर होऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के फटाफट सेट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि सेट उनको ये चाहिए रहता है, तो ये सेट देखिए पेड रहेगा। और ये सेट हो या ऐसे जितने भी सेट रहेंगे, ठीक है, ऐसे जितने भी सेट होते हैं, जैसे कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि की हम बात कर लें, इन सब कोचिंग संस्थान का जो सेट आता है ना, तो ये सारे सेट हमारे पास जैसे से अवेलेबल होंगे। हमने एक टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया, पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप 69वीं बीपीएससी के लिए। इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर के ऊपर में आप लोग करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज, और वहाँ पे आप लिखेंगे 69 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट, और आप लोग सिर्फ वन टाइम पेमेंट करेंगे 199 रुपये का। उसके बाद आपको वहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। अच्छा, बिहार दरोगा के लिए भी सेम प्रोसेस है। अगर बिहार दरोगा भी आप लोग प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो 40 सेट दिया जा रहा है, जिसमें कि ज्ञान बिंदु और प्लेटफॉर्म इन सब का मिला के टोटल 40 सेट आपको दिया जाएगा। वन टाइम पेमेंट सिर्फ 51 रुपये का वन टाइम पेमेंट करके आप लोग ये पा सकते हैं। तो अगर आप लोग 69वीं बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट में जुड़ना चाहें टेलीग्राम ग्रुप पे, या तो दरोगा वाला में जुड़ना चाहें, आप लोग इसी नंबर के ऊपर में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और आपको बताना होगा कि आप किस में जुड़ना चाहते हैं। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी पेड कोचिंग संस्थान होते हैं उन सब का प्रैक्टिस सेट जैसे जैसे अवेलेबल होगा हमारे पास ग्रुप में डाल दिया जाएगा। एडुटीरिया का, आस्था का, परफेक्शन आईएएस, खान जीएस, इन सब का ऑलरेडी वहाँ पे डाल दिया गया है। दृष्टि अभी नहीं डाला गया है, दृष्टि हमारे पास अवेलेबल होगा, वो भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला सवाल यहाँ से आ जाता है। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, है ना, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संदर्भ में यहाँ पे विचार करना है निम्नलिखित कथनों को। चलिए भाई, यहाँ पे देखिएगा, इनके कथनों की अगर हम बात कर लें, है ना, तो देखिएगा भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो जन्म से नागरिक होगा भारत का, वैसे ही ऐसा बात नहीं है। ठीक है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया सकता। नहीं, बहुत सारे ऐसे अभी 2-3 ऐसे रीजंस रहते हैं। अगर वो खुद से छोड़ दे या तो दूसरे देश का नागरिकता हासिल कर ले, तो इन सब परिस्थितियों में उसका नागरिकता रद्द हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिएगा कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए अगर हम बात कर लें, अनुच्छेद 34 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों का प्रावधान करता है, जबकि सैनिक कानून लागू है। ठीक है, यह संसद को किसी भी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी सत्र में जहां सैनिक कानून लागू था, व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संदर्भ में क्षतिपूर्ति करने का अधिकार देता है। ठीक बात है। संसद ऐसे क्षेत्र में पारित किसी भी दी गई सजा, जब्त आदेश या सैनिक कानून के तहत किए गए अन्य कृत्यों को भी मान्य कर सकती है। ठीक बात है, हमारा हो जाएगा डी वाला। 1, 2, 3 तीनों ही वैलिड हो जाएंगे। नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मामले में संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के प्रावधान को खत्म करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था। देखिएगा, अगर हम बात करें मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर ले सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 2015, हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा 2 और 3। तो हमारा सी वाला यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 4 में देखिए क्या बोला जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ऐसे कानून में शामिल है जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या अल्पीकरण होने पर अमान्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अगर हम बात कर लें 4 का। ठीक है जी, तो देखिएगा 4 का जो है यहाँ पे, ओके, यहाँ देखिएगा राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियमित स्थायी कानून, ये भी जो है अमान्य हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ये भी अमान्य हो जाएगा। और कानून के बल वाले रिवाज का उपयोग, तो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे अधिनियमित।
चलिए नंबर 5 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। भारत में हड़ताल के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में जो हड़ताल का अधिकार है वो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध वैधानिक अधिकार है। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 6 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत वहाँ कुछ प्रावधान के अपवाद के साथ निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अधिकतम अवधि क्या है? ठीक है, अधिकतम अवधि क्या है ये बताना है। देखिए इसमें अधिकतम अवधि जो है देखिए 3 मंथ्स हो जाता है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 22 के तहत। 7 देखिएगा, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन की बात कर लें, बंद हड़ताल या अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बंद हड़ताल, बंदी करना या हड़ताल वगैरह ये मौलिक अधिकार है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए भाई नंबर 8, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पुच्छा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो ये सारे नाम लिए गए हैं है ना, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य अदालतों को ये रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, दूसरा है 1950 के पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय पास ही रीट जारी करने की शक्ति थी। तो हमारे पास ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ए और बी स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। नंबर 9 देखिएगा क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? भारतीय लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं है भाई? तो देखिए यह सभी स्तरों पर महिलाओं को 33% तक आरक्षण देती है। तो ये गलत बात है। सभी स्तरों पे महिलाओं को रिजर्वेशन 33% तक नहीं है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स हैं उनमें ही दिया गया है। नंबर 10 देखते हैं हम लोग, भारतीय संघवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। देखिएगा भारत संघवाद का एक रूप है, तो केवल बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संघवाद के बारे में ये कथन जो है सही हो जाएगा, बी वाला। 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को प्रभावित करते हैं? कौन सा करता है भाई? अगर इसकी हम बात कर लें देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए लोग विशिष्ट और अलग शब्दों में अपनी पहचान का अनुभव करते हैं। ठीक बात है। राजनीतिक नेता एक विशेष समुदाय की मांग को उठाते हैं। ठीक बात है। और विभिन्न समूहों की मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया, ये भी ठीक है। तो डी हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। 12 देखिए, यूनाइटेड किंगडम एक उत्कृष्ट उदाहरण है किस बात का? तो यूनाइटेड किंगडम जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है संवैधानिक राजतंत्र का। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ जी चलिए। नंबर 13 देखिएगा, निम्नलिखित मद में दो कथन ए और कथन 2 शामिल है। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का आपको चयन यहाँ पे करना है। तो देखिए सही उत्तर में क्या यहाँ बोला जा रहा है? ठीक है, तो भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, बल्कि दोनों का संश्लेषण है यानी मिश्रण है। दूसरा बोला भारतीय संविधान के प्रावधानों को साधारण बहुमत संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा कुल राज्यों के आधे से अनुसमर्थन के साथ संशोधित किया जा सकता है। इसमें जो सही कूट हमारा बैठ जाएगा, अगर हम बात कर ले 13 का, है ना, देखिएगा 13 का सही हमारा हो जाएगा ए। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और कथन 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है। 14 देखिएगा, चलिए 14 में बोला जा रहा है, देखिए संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, देखिए संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 15 देखिएगा क्या बोल रहा है, नीचे निर्देश नीचे दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर कारक सही विकल्प उनमें से आपको पता करना है कौन सा इसमें सही विकल्प होगा। तो देखिएगा यहाँ क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक चुने हुए या नियुक्त अधिकारी के माध्यम से बिना सार्वजनिक निर्णय लेने में भाग ले सकते हैं। दूसरा है कोई भी देश आज राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मॉडल अनुसरण नहीं करता है। ये वाला गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाता है। ए सही है परंतु आर असत्य है। 16 देखिए, 1919 के भारत संसद अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? इनमें प्रमुख विशेषता या विशेषताओं की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, पहला हमारा यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, दूसरा सही हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा,
यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, नॉट दूसरा, ठीक है, माफ़ करिएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण निम्नलिखित कूटों के आधार पर जो है यहाँ पे हो जाएगा। ए और 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती है, ठीक है। और वेवेल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट यहाँ आंसर हो जाएगा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू मुस्लिम समुदाय की संख्या समान होती है, ठीक बात है। और यहाँ जो वेवेल का विचार था कि व्यवस्था से भारत बट जाएगा, तो ये वाला गलत है। तो कारण गलत है और प्रश्न जो है सही है, ठीक है। चलो 18 नंबर हम लोग देखते हैं। नंबर 18 क्या बोल रहा है। देखिए भारत का संविधान देश के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो भारत का जो संविधान है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अगर हम इसकी बात कर ले तो देखिए भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसके एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो हमारा जो करेक्ट कूट हो जाएगा 18 का देखिए बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रहा है। 19 देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था, ठीक है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और 4 है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। 19 का जो हमारा कूट हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। 1, 2 और 3 हमारा कूट सही बैठता है। 20 देखिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसने निर्दिष्ट किया था। डायरकी का जो सिद्धांत है ये निर्दिष्ट किया था प्रांतों में प्रायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है ना, देखिए 1813 का चार्टर एक्ट से पढ़ा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1823 से पढ़ा और प्रत्यवाद और आंग्लवेद विवाद से पढ़ा। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। 22 देखिएगा क्या बोल रहा है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे आपको विचार करना है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में अगर हम बात कर लें, है ना, तो देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और दूसरा बोल रहा है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्र पर ब्रिटिश राज यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो हमारा क्या हो जाएगा कूट 22 का ए करेक्ट हो जाएगा। 23 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ विचार करना है। 1919 के मार्टिन चैम्बर सुधार में 21 वर्ष से अधिक की आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार संस्तुत की गई थी। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। हमारा जो 23 का करेक्ट कूट बैठता है बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही हो जाएगा। 24 देखिएगा, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यांचल के स्थान पर शविभागश या रविभागश पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को अधिक बल प्रदान किया। तो ये अधिक बल कहाँ से प्रदान हुआ, देखिएगा भारतीय परिषद नियम 1861 के द्वारा प्रदान हुआ। 25 देखते हैं हम लोग, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सही स्टेटमेंट की हम लोग बात कर लें तो देखिएगा भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। सी वाला हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26। निम्न शब्दों पर यहाँ पे आपको विचार करना है। समाजवादी, प्रजातंत्र, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। 26 का करेक्ट हो जाएगा हमारा, देखिएगा ए हो जाएगा। सबसे पहले सार्वभौमिक को जोड़ा गया, फिर समाजवादी को जोड़ा गया, फिर धर्मनिरपेक्ष, तब प्रजातंत्र। हमारा ये वाला जो है सही ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। 27 देखिएगा, भारत के संविधान का आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या। तो उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। डी करेक्ट हो जाएगा। 28 देखिए, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर यहाँ पे आपको विचार करना है करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। सही की बात अगर हम लोग कर लें तो ध्यान रखिए पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, ठीक है, और इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यहाँ रद्द नहीं कर सकते हैं। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 28 का, ठीक है। 29 देखिएगा क्या बोला जा रहा है 29 में, सूची 1 को सूची 2 के साथ
यहाँ पे आपको मिलान करना है 29 में। ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार जो हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा। ठीक है, और शासन की संसदीय प्रणाली, ठीक है, अगर इसकी हम बात कर लें शासन की संसदीय प्रणाली, तो भैया ये लिया गया है यूके से। ठीक है, आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी लिया गया है जर्मनी से, डीपीएसपी आयरलैंड से, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 30 देखिएगा, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था कहाँ से? इस संकल्पना का प्रारंभ हुआ था अगर हम बात कर ले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। 31 देखिए, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही अर्ध संघात्मक। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो देखिएगा ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 32 देखिए, यहाँ पे अगेन राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं और लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। अगर हम बात कर ले तो ए हमारा सही हो जाएगा और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 33 देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी देखिए साल 1953 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था इसके तहत। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसकी हम लोग बात कर लें 56 में किया गया था। 35 देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान करना है। सही कालानुक्रम की अगर हम लोग बात कर लें, पहले बना आंध्र प्रदेश, फिर बना हरियाणा, फिर बना आपका हिमाचल, फिर सिक्किम। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत में संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही होगा? ठीक है, 36 में करेक्ट जो हमारा हो जाएगा देखिएगा, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव करता है, एकात्मक सुझाव का उसमें सशक्त मिश्रण है और साथ ही साथ दोनों संघ तथा राज्य विधायिका प्रभुत्व संपन्न है। सी करेक्ट हो जाएगा। 37 देखिए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो सही हमारा जो है कूट हो जाएगा 37 का। अगर हम लोग बात कर लें सही कूट हो जाएगा देखिएगा, ए वाला ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 38 देखिएगा, महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ठीक है, और भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा 38 का, ठीक है, वो हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, 39 देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है बिकॉज मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। 40, भारत में एक नई राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो ये जो अनिवार्य है ये संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित हो सकता है। 41 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये स्पष्ट किया है केशवानंद भारतीवाद 1973 में। बी करेक्ट होगा। 42, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो ये भाई करेक्ट जो हो जाएगा हमारा देखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 43, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम नगर निगम की बात कर लें तो देखिएगा ये मद्रास में स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए संघीय जो शब्द है ना ये उल्लेखित नहीं है। 45 देखिएगा, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो भारत में जो सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं की बात कर ले, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर देखिएगा वो हमारा हो जाएगा 14 और 16। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त सहिंदूर शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो ये किसको सम्मिलित नहीं करता है? अगर इसकी हम बात कर लें देखिएगा ये जो है पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। सी करेक्ट हो जाएगा। 48, भारत में समाचार पत्रों का
स्वातंत्र्य, भारत में समाचार पत्रों का जो स्वातंत्र्य है अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रत्यभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। बी करेक्ट हो जाएगा। 49 देखिए, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। तो मौलिक अधिकारों के संबंध में जिन वक्तव्यों पर विचार करना अगर इसकी हम बात कर लें, है ना, तो करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, यह राज्यकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। उसके बाद देखिएगा, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करता है। तो हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए 50, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार जो है देखिए आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा 21-19 को छोड़ के। 51 देखिएगा, वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है। त्रुटिपूर्ण युग्म की बात कर लें तो बेल बनर्जी वाद, विदेश यात्रा का अधिकार, दैहिक एक स्वतंत्रता का भाग है। तो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यही त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे सही हैं। 52 देखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करती है। तो उच्चतम न्यायालय जो है रीट जारी करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से लेके आई है। 53, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित की बात कर ले जो नहीं है, देखिए प्रतिषेध, ये सही सुमेलित नहीं है ना, क्लियर। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड ये गलत है। प्रतिषेध मतलब होता है कि एक तरीके से रोक लगाना, ठीक है, तो सर्टिफाइड नहीं होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 54, संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये देखिएगा बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए, जनजातियों के लिए, सी करेक्ट हो जाएगा। 55, निम्नलिखित युगों को सुमेलित करना है, मिलान करना है। यहाँ सुमेलन की बात अगर हम लोग कर लें, देखिएगा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से रिलेटेड हो जाएगा, 41 काम करने का अधिकार हो जाएगा, 44 समान नागरिक संहिता हो जाएगी, यूनिवर्सल सिविल कोड, और 48 कृषि एवं पशुपालन हो जाएगा। 56 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है देखिए अनुच्छेद 43(a) के अंदर। 57, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। तो ये संसद में कब पारित किया गया था पूछा जा रहा है। देखिए ये संसद में जो है पारित हुआ था 1979 में। 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य इनमें से अगर हम बात कर लें, देखिएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। 58 सी करेक्ट होगा। 59 देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार का यह उपबंध शामिल है। तो ये उपबंध की अगर हम लोग बात कर लें, है ना, ये उपबंध शामिल है किसमें, तो अनुच्छेद 51(a) हो जाएगा, इसमें शामिल है। 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य की बात कर ले कौन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा हरिदेव जोशी जी रहे हैं, हमारा सी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें, एक सेकंड, नहीं हरिदेव जोशी नहीं होगा, AR अंतुले हो जाएंगे, और एस रे हो जाएंगे, और CM स्टीफन हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 61 क्या बोल रहा है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको। तो उस विवाद को हमेशा ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, वहीं इसका सुनवाई करेगा, सी करेक्ट हो जाएगा 61 का। ठीक है। 62 देखिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो 35 वर्ष होना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं होगा तो भी चलेगा। तो 62 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। संसद के लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो, ये सब कंपलसरी है भाई। पढ़ा लिखा नहीं हो रहेगा, अंगूठा छाप रहेगा तो ही बन सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा बुराई तो यही है। 63 देखिए, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है। तो राष्ट्रपति संसद संयुक्त अधिवेशन जो है एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द किए देने पर कर सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक के प्रस्ताव संशोधन दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार करने की स्थिति में कर सकता है। एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति 6 माह तक कोई कार्यवाही न करने पर कर सकता है। तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। 64 संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा केंद्रीय मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो है इनके भाषण तैयार करेंगे। 64 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 65 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। राष्ट्रपति साहब संसद की संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति साहब जो बाध्य हैं, इनको बाध्य करता है आर्टिकल 74। ठीक है,
66 देखिए, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंधित करता है, तो वो उपबंधित करता है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 160 के द्वारा। ए करेक्ट होगा। 67 देखिए, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने के पर पद में हुई रिक्ति को भरने के की समय सीमा क्या है। इसमें भरने की अगर समय सीमा की हम लोग बात कर लें 67 का, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 6 महीना। 68 देखिएगा, क्या बोल रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो मूल अधिकार के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं 20-21 के अलावा अगर हम बात कर लें, है ना, तो इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 13 में ही ये स्थगित कर सकते हैं। 69 देखिएगा, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो ये अनुमति रोकने का अधिकार किसको प्राप्त है अगर हम बात कर लें, राष्ट्रपति साहब को। 70 देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो कौन रह चुका है, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन रह चुके हैं, 70 का सी। 71, जिस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था राष्ट्रपति साहब ने, वो कौन सा मामला है। देखिए उस मामले की बात कर ले, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, सी करेक्ट होगा। 72, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक क्या है। तो राष्ट्रपति साहब की क्षमा आदि की जो शक्ति है वो देखिए उनकी न्यायिक शक्ति का एक प्रकार है, बी करेक्ट हो जाएगा। 73 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखे या रखवाए। तो राष्ट्रपति साहब का जो एक कर्तव्य होगा अगर हम बात कर लें, ये होगा कि संघ एवं वित्त आयोग की सिफारिश को रखे, उसके बाद क्या बोल रहा है, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को रखे और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखे, सी करेक्ट हो जाएगा। 74 देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पे, ठीक है, तभी लोकसभा भंग होगा। 75, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, कम से कम अनुसमर्थन अगर होना चाहिए तो कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। 76 देखिएगा, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर यहाँ पे विचार आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, भारत संविधान के में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, नहीं है, गलत है, राज्यसभा से भी हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय निर्देशक कार्य करता है, नहीं, तो हमारा डी हो जाएगा। 77 देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में विचार कीजिए और सही कूट का उत्तर चयन कीजिए, है ना। इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, दोनों इंडिविजुअल रूप से सही है लेकिन व्याख्या एक दूसरे की ये नहीं है, ठीक है। 78 देखिए, निम्नलिखित कथनों में विचार यहाँ पे आपको करना है 78 का। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है, ठीक है, और भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, लेकिन किंतु सभी तीनों सत्र का चलाया जाने अनिवार्य नहीं है, ठीक है, और एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो हमारा सी होगा, 1 और 3 हमारा सही है। 79 निम्नलिखित को यहाँ पे मैच करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। 79 में देखिएगा क्या बोल रहा है, 61 जो है अगर बात कर ले तो राष्ट्रपति में महाभियोग से हो जाएगा, इम्पीचमेंट से। अनुच्छेद 67 का ये उपराष्ट्रपति को हटाने से हो जाएगा, उसका अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने से हो जाएगा, 90 राज्यसभा के उपसभापति हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 80 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत की मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो भारत की जो मंत्रिपरिषद है ये विश्वास प्रस्ताव रख सकती है और अपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव रहती है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR का अध्यक्ष कौन है। तो CSIR के अध्यक्ष होते हैं देखिए भारत के प्रधानमंत्री। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। तो राज्यसभा को यहाँ पे देखिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा में सदस्यों को जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, तो लोकसभा में सदस्यों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 550 है। 84 लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो यह देखिएगा मीरा कुमार हो जाएंगी, 85 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 86 देखिए लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पहले पद से हटाया जा सकता है, तो इनको पद से हटाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यदि लोकसभा इस
आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तब, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 87 देखिएगा क्या बोल रहा है, हैं निम्नलिखित में से कौन से विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। तो कौन सा काम आएगा भाई, तो ये हो जाएगा, देखिए संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, और उसके बाद विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत में संचित निधि की मुद्रा निकालना, अनुपूरक अनुदानों को लेखानुदान का प्रावधान और संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। डी हो जाएगा हमारा, मतलब ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, 1, 2, 3 और 5। ठीक है, चलो 87 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। धन विधेयक के बारे में जो सही नहीं है वो देखिए, धन विधेयक संसद दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, मैं नहीं, केवल लोकसभा में ही आएगा। ठीक है, 89 देखिए, निम्नलिखित से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप प्राप्त हैं। तो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप की अगर हम बात कर लें, है ना, धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन की संबंध में केवल लोकसभा में बात होगा, और मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, बी करेक्ट होगा। 90 देखिएगा, संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो ये संयुक्त अधिवेशन जो है आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 91, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है। तो लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में जो अंतर है, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय आवर्ती होता है, ध्यान रखिएगा। 92, भारत में संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संघीय व्यवस्था के संबंध में जो है, देखिए संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था प्रस्तावित है और एकात्मक सुझाव का उसमें सशक्ति मिश्रण है, बी करेक्ट होगा। 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विश्लेषण द्वारा उन्मुक्तिया को निर्धारित करता है। तो ये करता है, अगर हम बात कर ले कौन, ठीक है, 94 का देखिएगा भाई, लोक लेखा समिति, वित्तीय समिति होता है, उसके बाद याचिका समिति, कार्यकारी समिति होता है, उसके बाद देखिए स्टॉक बाजार स्कैम समिति, तदर्थ समिति होती है, और विभागीय समिति जो है स्टैंडर्ड समिति होती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 95 देखिएगा, भारतीय संसद बनी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका वो प्रयोग करेंगे। तो ये भाई कौन सा आर्टिकल बोलता है, तो ये आर्टिकल 100 बोलता है। 97, निम्नलिखित पर यहाँ विचार करना और मिलान करना है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन होते हैं भाई, तो लोक लेखा समिति के होते हैं। उसके बाद देखिएगा, भारत का महाधिवक्ता उच्चतम न्यायालय, ठीक है, और भारत का महान्यायवादी, ये जो है लोकसभा की बैठक में बैठता है, तो हमारा ए वाला कूट बैठ जाएगा। 98 देखिएगा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। तो ये शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 253। 99 देखिएगा, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो इनको मनोनीत करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष जी, ये करेक्ट हो जाएगा। हमारा आज का आखिरी सवाल सेट 2 से, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुच्छेद 117 के अंतर्गत, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा देखिए सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपने इसको ज़रूर लगाया होगा और मैक्सिमम 100 में से कितना आपने सही किया है कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइए। और सेट 1 अगर आपने नहीं देखा है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नीचे, ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।